नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं और एकदम शानदार हैं। तो आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। आप लोग अपना हालचाल कमेंट सेक्शन के ज़रिए मुझे बता सकते हो, बढ़िया-बढ़िया मुस्कुराती हुई स्माइलीज़ बनाकर। तो सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल। और आप लोग एकदम बढ़िया हो, मैं ऐसा उम्मीद कर चल रही हूँ, ठीक है? और सभी की पढ़ाई ना बढ़िया से चल रही है। आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम्स में आप बहुत अच्छा करके आने वाले हो, ऐसी मुझे फीलिंग्स कुछ आ रही हैं आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आप सभी बहुत बढ़िया बालक हो, सभी के सभी पढ़ने वाले बच्चे हो, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते चलते हो और बहुत अच्छे से चीज़ें फिर आपको याद भी हो जाती हैं, ठीक है? चलो, क्लियर? समझ में आ गई? मैं कमेंट्स थोड़े से आपके सही कर लेती हूँ क्योंकि बार बार आ रहे हैं, तो उसको मैं सर्कल को कर देती हूँ नीचे एक बार। चलो आ जाओ। अब हो गई पूरी चीजें सही, तो भाई क्लास की तरफ बढ़ लिया जाए। क्लास में हम पढ़ रहे थे हमारे हार्ट के बारे में, हमारे हृदय के बारे में। तो भाई हार्ट के बारे में मैं आपको पढ़ा रही थी, हृदय की फंक्शनिंग। मैंने कल की क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था कि हमारे दिल के अंदर खून कैसे आता है और कैसे हमारी बॉडी के अंदर वापस वो खून जाता है। तो हमने कल एक बात पढ़ाई थी, मैंने आप लोगों को, मैं बार उसको रिवाइज कर रही हूँ, जस्ट आप लोग चीजों को समझते चलोगे अपने आप, ठीक है? क्योंकि कल मैंने आपको ये चीजें पढ़ा दी थी। हमने सबसे पहले बात करी कि हमारा दिल 4 कक्षों में बटा होता है। दिल को 4 कक्षों में बांटने वाली पेशी का नाम सेप्टम होता है। ये बात आपने पढ़ ली। अब सेप्टम ने हमारे दिल को 4 कक्षों में बांट दिया, तो ऊपर के जो 2 कक्ष हैं उनको हम अलिंद कहते हैं और नीचे के 2 कक्षों को हम नीला कहते हैं। तो ये दोनों अलिंद है, ये दोनों निलय है, ठीक है? ये वाला दायां अलिंद है बेटा और ये वाला बायां अलिंद है। ये बात आप लोगों ने कल की क्लास में पढ़ ली थी, ठीक? क्लियर? ये वाला आपका दायां निलय होता है नीचे की तरफ, जब हम बात करेंगे तो ये दायां निलय है और इधर की तरफ होता है बायां निलय, ठीक है? वेंट्रिकल बोलते हैं जिसको, इंग्लिश में हम वेंट्रिकल बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, यानी अपोवाही अधोवाही वेना कावा हमारे अंगों से गंदा खून उठाकर आपके दिल को देकर आती है। दिल के किस कक्ष को देकर आती हैं? तो दाएं अलिंद को। दाएं अलिंद में 3 दरवाजे हैं जिनको हम त्रिवलनी कपाट बोलते हैं। ये त्रिवलनी कपाट गंदे खून से जब ये दायां अलिंद भर जाएगा तो त्रिवलनी कपाट खुल जाएंगी। खुलेंगी तो खून नीचे की तरफ आएगा दाएं निलय में, और दाएं निलय से एक धमनी निकलती है जिसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी। और फुफ्फुसीय धमनी इस गंदे खून को ले जाकर दे देती है तुम्हारे फेफड़ों को, लंग्स को। ये सारी कहानी मैं कल आपको पढ़ा चुकी हूँ, जस्ट एक बार कहानी को हल्का सा रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है? अब फेफड़े क्या करेंगे? आपके खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल देंगे और खून में वापस ऑक्सीजन मिलाकर खून को शुद्ध कर देंगे। अब ये शुद्ध खून एक शिरा के माध्यम से वापस आपके दिल में जा पहुंचेगा, ऐसे करके। तो दिल के किस कक्ष के अंदर शुद्ध रुधिर आया और कौन लेकर आया? तो फुफ्फुसीय शिरा दिल में लेकर आई शुद्ध खून। फुफ्फुसीय शिरा, पुल्मेनरी वेन जिसको बोलते हैं, और ये दाएं अलिंद में लाकर डाल देती है अच्छे खून को। अब दाएं अलिंद के बीच में थी 2 दरवाजे जिसको बोलते थे द्विवलनी कपाट, है ना? अब द्विवलनी, जब यहाँ कच्चा खून भर जाता है तो द्विवलनी कपाट खुलती है और खून नीचे खिसक जाता है दाएं निलय में, और दाएं निलय से जुड़ी हुई है अओटा यानी महाधमनी। अओटा यानी महाधमनी, और महाधमनी से जुड़ी हुई हैं छोटी छोटी धमनियां जो वापस अंगों तक शुद्ध रुधिर को ले जाती हैं। तो ऐसे करके आपके शरीर के अंदर अच्छा खून और गंदा खून, मतलब ये वाली जो साइड है हृदय की, इधर अशुद्ध रुधिर होता है, और ये वाली जो साइड है आपके दिल की जो लेफ्ट साइड है, ये इधर शुद्ध रुधिर होता है, इधर शुद्ध रुधिर होता है। तो दिल में ऐसा नहीं है पूरे के पूरे दिल में खून मिक्स रहता है, नहीं। आपके दिल की जो दाई साइड है, राइट साइड, इसमें गंदा खून होता है, अशुद्ध रुधिर, और जो लेफ्ट साइड है उसमें शुद्ध खून होता है।
ऐसे ही एक तरफ से गंदा खून, फिर एक तरफ से अच्छा खून, फिर अंगों में, ऐसे करके आपके शरीर से जो आपका दिल है वो खून को पंपिंग करता रहता है। तो इसी चीज को हम लोग एक नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं भाई दोहरा परिसंचरण तंत्र। इसे एक नाम से जाना जाता है, दोहरा रक्त परिसंचरण। इसे कहते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण। क्यों क्यों कहते हैं मैडम जी इसको दोहरा रक्त परिसंचरण? डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं इसको? तो डबल सर्कुलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके दिल में 2 बार खून आ रहा है, एक तरफ से तो गंदा खून और दूसरी तरफ से अच्छा खून आ रहा है। तो दिल में खून 2 बार जा रहा है, गंदा खून जा रहा है पहले, फिर अच्छा खून जा रहा है। तो इसीलिए इसको कहते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये सब हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे बेटा। बच्चा बोल रहा है इंग्लिश में भी पढ़ाओ, बेटा मैं कल इन सब चीजों को पढ़ा चुकी हूँ, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। मैंने तो जस्ट आपको आज याद रिवाइज कराई है चीजें एक बार। ठीक है, अब मैं आपको इसी पूरी कहानी का एक फ्लो चार्ट बनवाने वाली हूँ। तो आ जाओ, एक चार्ट मैं आपको आज बनाकर दे रही हूँ, इस चार्ट से आप इस पूरी प्रक्रिया को याद कर पाओगे शॉर्ट में। ठीक है, तो आओ सबसे पहले कहानी हम अंगों से शुरू करते हैं बेटा। अंगों से बात शुरू करेंगे, ऑर्गन से। भाई आपके ऑर्गन तक ही खून को पहुंचाना है और ऑर्गन से ही खून को लाना है, यही तो पूरी कहानी चलती रहती है आपके शरीर में। तो अंगों से खून को लाने का काम कौन करती है? तो अंगों से गंदा खून लाने का काम करती है आपकी महाशिरा। महाशिरा, ये काम कौन करती है भाई? महाशिरा, यानी वेना कावा। और मैंने कल की क्लास में आपको बताया कि वेना कावा भाई 2 होती हैं, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ये आपने पढ़ ही लिया था कि सुपीरियर वेना कावा शरीर के ऊपरी हिस्सों से खून लाती है गंदा, और इंफीरियर वेना कावा शरीर के निचले हिस्सों से गंदा खून लाती है। तो ये तो हमने कल पढ़ लिया था। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी एक बार वो जरूर देखेंगे, क्योंकि तभी आगे की कहानी आपको समझ आएगी। ठीक है, चलो। तो भाई अंगों से अगर हम बात करते हैं कि अशुद्ध रुधिर कौन लेकर आता है, तो अंगों से अशुद्ध रुधिर, इम्प्योर ब्लड लाने का जो काम होता है वो होता है इम्प्योर ब्लड। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, जगह कम रह जाती है। इम्प्योर ब्लड लाने का काम महाशिराओं का है। अब ये महाशिरा दिल के किस कक्ष में खून को ले जाकर घेर देंगी? तो आप बताएंगे दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद के अंदर ये खून को ले जाकर घेर देंगी, यानी कि राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, क्योंकि ऑरिकल की बात चलेगी ना अभी तो अलिंद को ऑरिकल बोलते हैं। तो राइट ऑरिकल में आपकी जो महाशिरा है इसने खून को ले जाकर घेर दिया। ठीक है, अब ये जो दाएं अलिंद में खून भर गया है ये खून पहुंचेगा दाएं निलय के अंदर। अब ये खून पहुंचेगा दाएं निलय के अंदर, लेकिन दाएं निलय में कैसे पहुंचेगा? राइट वेंट्रिकल में कैसे पहुंचेगा खून? तो राइट वेंट्रिकल के अंदर जो खून पहुंचेगा, दाएं निलय में जो खून पहुंचेगा वो पहुंचेगा प्यारे बच्चे कपाट के द्वारा। और कौन सी कपाट है इनके बीच में? त्रिवलनी कपाट, कल बताया था, आ गई। अब दाएं निलय से खून निकलकर पहुंचेगा आपकी एक धमनी में। कौन सी धमनी में पहुंचेगा खून? फुफ्फुसीय धमनी में पहुंचेगा। अब खून पहुंचेगा फुफ्फुसीय धमनी में। फुफ्फुसीय धमनी जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिसको हम लोग पुल्मेनरी आर्टरी बोलते हैं। अब खून पहुंचा पुल्मेनरी आर्टरी में प्यारे बच्चे। ठीक है, पहले मैं एक बार बना दूं इसको सारा, फिर जब आपको कोई डाउट होगा तो फिर आप पूछना। तो अभी आप कमेंट मत करो, अभी समझो अच्छे से। पहले मैं इसको पूरा बना दूं फ्लो चार्ट को। ठीक है, समझ में आ गई? चलो, तो पहले मैं इसको बना दूं फिर आराम से समझाऊंगी आप लोगों को। तो अब खून पहुंचा कहां भाई? फुफ्फुसीय धमनी में पहुंच गया अब खून। ठीक है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में भी खून कैसे पहुंचा? तो यहां पर एक कीप के जैसी संरचना थी जिसको बोलते हैं अर्धचंदाकार कपाट, बताई थी ना कल। अर्धचंदाकार कपाट के जरिए खून पहुंचा आपकी फुफ्फुसीय धमनी में, जिसको हम सेमी लूनार कहते हैं। अर्धचंदाकार कपाट को सेमी लूनार के नाम से जानते हैं। अब भैया ये जो आप लोगों की फुफ्फुसीय धमनी है इसने खून को दे दिया फेफड़ों को ले जाकर।
अब खून पहुंच गया तुम्हारे लंग्स के पास, फेफड़ों में पहुंच गया भाई अब खून। अब तुम्हारे फेफड़ों में पहुंच गया भैया खून। अब फेफड़ों ने क्या करा, खून के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको तो बाहर निकाल दिया। भाई जब आप सांस छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हो, गई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। और फेफड़ों ने आपके अंदर सांस जब आपने ली तो ऑक्सीजन गई भाई अंदर, तो ऑक्सीजन को अंदर ले लिया, ऑक्सीजन को अंदर कर दिया, इन कर दिया ऑक्सीजन को, तो कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर दिया, ऑक्सीजन को इन कर दिया। अब जैसे ही खून में ऑक्सीजन मिल गई तो खून शुद्ध हो गया प्यारे बच्चों। अब ये शुद्ध खून जो है, ये शुद्ध खून पहुंचेगा फुफ्फुसीय शिरा के अंदर। अब ये शुद्ध खून पहुंचा फुफ्फुसीय शिरा के अंदर। फुफ्फुसीय शिरा जिसको हम पुल्मेनरी वेन के नाम से जानते हैं, पुल्मेनरी वेन में पहुंचा अब खून। कैसा खून पहुंचा भाई, शुद्ध खून। तो अब पुल्मेनरी वेन में पहुंच गया अच्छा खून। अब पुल्मेनरी वेन से ये खून पहुंचेगा आपके हृदय में, और हृदय के किस कक्ष में पहुंचेगा, तो आप बताओगे बाएं अलिंद में। अब खून पहुंचा बाएं अलिंद में प्यारे बच्चे, अब खून पहुंच गया बाएं अलिंद में, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल के अंदर खून पहुंच गया। ठीक है, अब लेफ्ट ऑरिकल से खून निकलकर पहुंचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट ऑरिकल से खून निकला और पहुंच गया प्यारे बच्चे बाएं बाएं निलय के अंदर। खून पहुंच गया बाएं निलय में, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया भाई खून, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया खून। ठीक है, कैसे पहुंचा, तो यहां पर भी दरवाजे थे जिनके द्वारा पहुंचा। कौन से दरवाजे यहां पर बने हुए थे, तो आप बताओगे जैसे कि दाएं अलिंद से खून दाएं निलय में पहुंचा त्रिवल्ली कपाट के द्वारा, वैसे ही बाएं अलिंद से खून बाएं निलय में पहुंचेगा द्विवल्ली कपाट के द्वारा। तो यहां पर थी द्विवल्ली कपाट, यानी दो दरवाजे थे यहां पर। द्विवल्ली कपाट थी, बायकस्पिड वोल्व, बायकस्पिड वोल्व थी यहां पर, जिससे खून पहुंच गया आपके दाएं अलिंद से, सॉरी बाएं अलिंद से बाएं निलय में। ठीक है, अब बाएं निलय से निकलकर खून पहुंचा भाई अओर्टा के अंदर, बाएं निलय से निकलकर खून पहुंचा अओर्टा में, अओर्टा यानी कि महाधमनी में, अओर्टा में पहुंच गया महाधमनी में खून। अब महाधमनी से खून निकलकर या महाधमनी से होता हुआ खून छोटी छोटी धमनियों में पहुंच गया, आपके शरीर की जो छोटी छोटी धमनी है उनमें पहुंच गया खून, आपके शरीर की आर्टरी में पहुंच गया, और आर्टरी इन खून को लेकर वापस चली गई तुम्हारे अंगों तक, तो वापस से अच्छा खून आ गया तुम्हारे अंगों में। तो ये है भाई फ्लो चार्ट एक। अंगों से खून क्या शुरुआत हुई थी, गंदा कर दिया अंगों ने खून को, कल समझाया था कैसे गंदा कर दिया भाई। अंगों के पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जलाना चाहते हैं आपके ऑर्गन, आपके ऑर्गन जब ग्लूकोज को जलाएंगे तो ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन जब पहुंचेगी तो ग्लूकोज जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड खून में मिल जाएगी, खून हो जाएगा गंदा। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून पहले पहुंचेगा छोटी छोटी शिराओं में, कहाँ पहुंचा बेटा, छोटी छोटी शिरा में पहुंचा, वेन में पहुंचा। अब ये छोटी छोटी शिराएं गंदे खून को लाकर दे देती हैं महाशिरा को, महाशिरा से खून पहुंचा दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से खून पहुंचा दाएं निलय में, दाएं निलय से पहुंचा फुफ्फुसीय धमनी में, फुफ्फुसीय धमनी से पहुंचा फेफड़ों में, फेफड़ों ने खून को शुद्ध कर दिया, ऑक्सीजन मिला दी, कार्बन डाइऑक्साइड भगा दी। अब शुद्ध खून पहुंचा फुफ्फुसीय शिरा में, फुफ्फुसीय शिरा से शुद्ध खून बाएं अलिंद में पहुंचा, बाएं अलिंद से बाएं निलय में, बाएं निलय से महाधमनी में, और महाधमनी से दूसरी धमनियों में, और धमनियों से फिर अंगों में पहुंच गया। तो ये है एक फ्लो चार्ट। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इतना जो ये वाला एरिया है, इतना एरिया यहाँ पर कैसा खून है, तो यहाँ पर अशुद्ध खून आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर है अशुद्ध रुधिर, इतने एरिया में है अशुद्ध रुधिर, इतने एरिया में इम्प्योर ब्लड है भाई। इतना जो एरिया है दायां वाला, ये राइट साइड जो है हमेशा गंदे खून से भरी रहेगी। और अगर मैं आप लोगों को कहूं कि इतना जो एरिया है, ये इतना जो एरिया है, इतना एरिया हमेशा भरा रहता है अच्छे खून से।
तो यहाँ पर होता है हमेशा शुद्ध खून, यहाँ पर होगा हमेशा शुद्ध रुधिर, इतने एरिया में मिलेगा तुम्हें प्योर ब्लड। तो हमारे जो दिल की लेफ्ट साइड होती है वो हमेशा अच्छे खून से भरी रहती है। ठीक है, डाउट ग्रुप में डाउट कैसे करें बेटा? डाउट ग्रुप में डाउट करने के लिए टेलीग्राम पर जुड़ना है, जहां पर आपका बैच ओपन होकर आता है उसी बैच में ऊपर की तरफ टेलीग्राम की एक लाइन होगी, उस पर क्लिक कर देना, आप टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाएंगे। फिर आपको वहां पर रात 8 से 10 के बीच में खुलता है आपका जो ग्रुप है, तो 8 से 10 के बीच में आप मैसेज कर सकते हो, और 2 घंटे में केवल 2 ही मैसेज आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? ठीक है मैम, बच्चे समझ में आ गए? चलो, तो अब आप लोगों को ये सारी फंक्शनिंग शॉर्ट में मैंने लिखवा दी, तो कहां से कहां को दिल गया, खून गया और किसके माध्यम से गया, ये आपको सब समझ में आ गया। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम एसए नोड क्या होती है, एवी नोड क्या होती है। एक बार हम फिर से अपने दिल के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। तो भाई ये तुम्हारा दिल है, ठीक है। अब तुम्हारे दिल के 4 कक्ष जो थे वो तो तुमने पढ़ लिए अच्छे से, लेकिन अब आप अगर अपने दिल को देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें एक मांसपेशी का गुच्छा नजर आएगा, यहाँ पर तुम्हें मांसपेशियों का एक गुच्छा नजर आएगा। इसको कहा जाता है एस ए नोड, इसको कहा जाता है एस ए नोड, ठीक है। इसको हम सैन भी बोलते हैं कई बार, SAN के नाम से भी लिखी आती है ये सैन, यानी SA नोड इसको कहा जाता है। तो आपको ये भी पूछा जाता है कि हमारे दिल में कौन सी नोड उपस्थित होती है, तो बताओगे हमारे दिल में होती है SA नोड। SA नोड के बारे में मैं अभी आपको लिखवाऊंगी। अभी आप एक चीज और समझो, आपकी SA नोड से ऐसे ऐसे बहुत सारे तारों के जैसे गुच्छे निकलते हैं, ऐसे ऐसे, और ये आकर एक और नोड से जुड़ जाते हैं यहाँ, ऐसे ऐसे यहाँ पर एक और नोड होती है, ठीक है। इसको कहते हैं आप लोगों की क्या, इसको कहते हैं एवी नोड, ठीक है। इसको कहा जाता है एवी नोड, इसको कहते हैं भाई एवी नोड। इसको हम AVN के नाम से भी जानते हैं, एवी नोड इसको हम लोग कहते हैं। तो हमारे दिल में 2 नोड होती हैं। नोड का मतलब है गांठ या ऐसी संरचना जो बहुत सारी मांसपेशियां एक साथ जुड़कर एक गांठ के जैसी संरचना बना लेते हैं। तो हमारे दिल में 2 नोड होती हैं, एसए नोड, एवी नोड, ठीक है। चलो, अब ये जो एसए नोड है ना, इसको हम हमारे दिल का प्राकृतिक पेस मेकर कहते हैं। ये एग्जाम में प्रश्न आता है, तो इसको कहते हैं प्राकृतिक हृदय वाहक, इसको कहा जाता है प्राकृतिक हृदय गतिवाहक। यानी आपका जो दिल धक धक करता रहता है ना, आपका जो दिल कंपन करता रहता है, वो यहीं से आते हैं कंपन। ऐसा समझ लो तुम्हारे दिल का ट्रांसफार्मर है ये। अगर ये खराब हो गया तो तुम्हारा दिल या तो ऐसे फैला हुआ रह जाएगा या ऐसे सिकुड़ा हुआ रह जाएगा। अगर तुम्हारा दिल ऐसे अच्छे से काम कर रहा है ना, फैल रहा है सिकुड़ रहा है, फैल रहा है सिकुड़ रहा है, तो इसी की बदौलत ये दिल तुम्हारा काम करता है, ठीक है। समझ में आई? इसी की बदौलत ये दिल तुम्हारा काम करता है। आज एक बच्चा बोल रहा है, ठीक है मैम इससे तो बहुत लिखना है, जहां से चले वहीं पहुंच गए, कैसे याद करें? बेटा कहाँ बहुत लिखना, इससे शॉर्ट लैंग्वेज में आप कैसे लिख लोगे बताना। ये तो एक फ्लो चार्ट है, शॉर्ट तरीके से याद करने का तरीका, कि भाई कहाँ से कहाँ को ब्लड गया, कहाँ से कहाँ को, पूरी पूरी लाइन थोड़ी ना तुमने लिखी। इसमें तुम्हारे कम से कम 30 पॉइंट बन जाते एक एक करके, जब आप लिखते ऐसे ऐसे लंबी लाइनें। इसको आप इस तरीके से याद करोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको याद होगा फिर ये, ठीक। चलो आओ आगे बात करो। आप आए पापा के पास, समझ में आ गई बात? चलो अब आओ, अब आगे बात करेंगे हम लोग कि मैम दिल के अंदर कितनी नोड होती हैं? 2 नोड होती हैं। ये मांसपेशियों के गुच्छे हैं, ये जो नोड है मसल्स के गुच्छे हैं। तो आपके दिल में कौन सी नोड है जिसे हम प्राकृतिक पेसमेकर के नाम से जानते हैं? प्राकृतिक हृदय गतिवाहक किसको कहते हैं? तो एसए नोड को। एसए नोड को बोला जाता है नेचुरल पेसमेकर, नेचुरल पेसमेकर। ये पूछा जाता है कि कौन सी नोड है जिसको हम नेचुरल पेसमेकर के नाम से जानते हैं, यानी यही प्राकृतिक रूप से तुम्हारे दिल को चला रही है। तुम्हारा दिल ऐसे धक धक सिकुड़ता है, फैलता है, ऐसे ऐसे कर रहा है, इसी की बदौलत कर रहा है।
जिस दिन ये खराब हो गई उस दिन हमारा दिल फेल हो जाएगा। बोलते हैं ना दिल फेल हो गया उसका, तो हार्ट फेल हो गया, ऐसे उस दिन हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये कहां पर पाई जाती है? तो एसए नोड जो होता है इसकी फुल फॉर्म लिख लो पहले आप। एसए नोड जो होता है बेटा, एस ए नोड, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है साइनो ऑरिक्यूलर, ऑरिक्यूलर नोड। इसको बोलते हैं साइनो ऑरिक्यूलर नोड। इसको कहा जाता है साइनो अलिंद खांच, साइनो अलिंद खांच इसको बोलते हैं। तो बेटा ये कहाँ पाई जाती है? ये दोनों अलिंदों के बीच में है। देखो ऊपर वाले कक्षों को हम अलिंद कहते हैं ना, तो देखो ये दोनों अलिंदों के बीच में है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? साइनो ऑरिक्यूलर नोड। साइनो एट्रियम भी बोल दिया जाता है कई बार, ओरिक्यूलर भी बोल दिया जाता है, तो दोनों ही नाम सही है। तो साइनो ऑरिक्यूलर नोड बोल दो या साइनो एट्रियम नोड बोल दो, साइनो एट्रियम भी करके इसको बोल देते हैं, साइनो एट्रियम नोड भी बोल देते हैं। क्योंकि जो ये होते हैं ना ये अलिंद, इनको हम ऑरिक्यूलर भी बोलते हैं और एट्रियम भी बोलते हैं। तो साइनो एट्रियम नोड बोल दो या साइनो ओरिक्यूलर नोड बोल दो। ठीक है, ये इसके बारे में इतना पॉइंट आप लोगों को याद करना है। अगर हम एवी नोड की बात करते हैं तो एवी नोड जो होती है ये प्यारे बच्चे कहाँ होती है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है एट्रियो वेंट्रिक्यूलर, वेंट्रिक्यूलर, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड। एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड मतलब इसको बोलते हैं अलिंद निलय खांच, अलिंद निलय खांच, इसको बोलते हैं अलिंद निलय खांच। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है एवी नोड की? एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड, यानी अलिंद निलय खांच। देखो ये अलिंद और जो निलय है, यानी अलिंद के बीच में ये है और इसी से ये जुड़ी हुई है और ये दोनों निलय होते हैं, तो अलिंद और निलय के बीच में इसको मान लिया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एवी नोड। ठीक है, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है एवी नोड। क्लियर? तो यहां से ऐसे प्रश्न आपको बन सकते हैं। अब देखो ये जो बीच में आपको मैंने हरे हरे गुच्छे से बनाए हुए हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है बंडल ऑफ हिस, इनको कहते हैं बंडल ऑफ हिस। हिस वैज्ञानिक का नाम है, तो इनको हिस के गुच्छे कहते हैं, हिस के गुच्छे। तो हिस के गुच्छे कहाँ होते हैं? हिस के गुच्छे हमारे दिल में पाए जाते हैं। तो ये भी जैसे देखो बिजली आती है ना किसी के घर में, आपके घर में जब बिजली पहुंचेगी तो तारों के द्वारा पहुंचेगी, अगर कोई तार बीच में से कट गया तो बिजली तुम्हारे घर नहीं पहुंचेगी। वैसे तुम्हारे दिल में ये जो एसए नोड है यहाँ करंट बन रहे हैं बेटा, यही तुम्हारे दिल में करंट बनाती है। तुम्हारे दिल के अंदर ये जो एसए नोड है ना, ये उद्दीपन पैदा करती है, उद्दीपन उत्पन्न करती है तुम्हारे दिल के अंदर। ठीक है, यानी कि ये क्या करती है? करंट यही लेकर आती है तुम्हारे दिल में। करंट, तुम्हारे दिल में जो करंट बनते हैं ना, विद्युत, जैसे बिजली से करंट लगता है ना, वैसे हमारे दिल में इंपल्सिस बनते हैं, करंट बनते हैं हमारे दिल में। उस करंट को बनाने का काम यही करती है एसए नोड। तो जब एसए नोड में करंट बनेंगे, वो करंट पहुंचेंगे एवी नोड के पास यहाँ। तो कैसे पहुंचेंगे? इन्हीं के द्वारा पहुंचेंगे, बंडल ऑफ हिस के द्वारा। जैसे आपके घरों में बिजली तारों के द्वारा पहुंचती है, वैसे ही आपके दिल में जो एसए नोड ने करंट बनाए हैं वो भी बंडल ऑफ हिस के द्वारा एवी नोड तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब एवी नोड के अंदर जब ये करंट आ गए तो एवी नोड क्या करेगी? इन सारे करंट को तुम्हारे पूरे दिल में भेज देगी, ऐसे ऐसे, और तुम्हारा पूरा का पूरा दिल एक्टिव हो जाएगा और दिल ऐसे सिकुड़ना फैलना ऐसे करने लग जाएगा फिर तुम्हारा दिल। ठीक है, तो ये वाली जो संरचना है ऑरेंज ऑरेंज, इनको क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है पुरकिंजे फाइबर, इनको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। तो ये क्या है भाई? ये है पुरकिंजे, पुरकिंजे फाइबर, इनको कहा जाता है पुरकिंजे तंतु। तो पुरकिंजे साइंटिस्ट का ही नाम है, इनको कहते हैं पुरकिंजे तंतु। तो ये पुरकिंजे तंतु फिर सारे करंट को आपके पूरे दिल में ले जाते हैं और आपका पूरा दिल अच्छे से फिर काम करने लग जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? बेटा अगर करंट आपके दिल में नहीं उत्पन्न होगा ना, तो तुम्हारा दिल फिर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तुम्हारा दिल जैसा है वैसा ही रह जाएगा, या तो सिकुड़ा हुआ या ऐसे फैला हुआ। तो हमारे दिल में
नेचुरल करंट बनते रहने चाहिए, जिससे हमारे दिल को उद्दीपन, हमारे दिल को इम्पल्सिस मिलते हैं और हमारा दिल अच्छे से काम करता है। तुमने देखा है कई बार किसी को जैसे हार्ट अटैक होता है तो डॉक्टर एक प्रेस सी लेकर आते हैं और ऐसे ऐसे उसको धक्का देते हैं, ऐसे ऐसे, तो दिल में करंट बनने बंद हो गए, इसीलिए वो व्यक्ति बेहोश हो गया। रुधिर की सप्लाई नहीं हो रही है पूरी बॉडी में, अंगों ने काम करना बंद कर दिया, इसीलिए हम बेहोश हो गए हार्ट अटैक आने पर। तो जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर आपके दिल को करंट देता है, जिससे दिल में करंट जाए और दिल के अंदर ये जो सारी चीजें हैं ये काम करना शुरू कर दे। तो इसीलिए वो प्रेस वाले करंट दिए जाते हैं। कई बार लोगों के अंदर वो करंट काम कर जाते हैं और दिल फिर से काम करने लग जाता है, और कई बार कुछ लोगों के अंदर ये काम ही नहीं करते और फिर उसको मृत घोषित कर दिया जाता है हार्ट अटैक के बाद, है ना। तो ये होता है बेटा, ठीक। तो आ जाओ, अब आगे बात कर रहे हैं बेटा। इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को, अगर बना तो ठीक। समझ में आ गई बात? प्लीज एक बार और समझा दो, एक बार और सुनो भाई। आपका जो दिल होता है ना, आपके दिल के अंदर ये जो दोनों अलिंद है, इनके बीच में एक मांसपेशियों का गुच्छा होता है जिसको कहते हैं एसए नोड। इस एसए नोड को आपके दिल का प्राकृतिक गतिवाहक कहते हैं, नेचुरल पेसमेकर। बहुत बार प्रश्न आता है एग्जाम में कि कौन सी नोड है जिसे दिल का प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं, तो एसए नोड को। एसए नोड जो है, यहाँ पर आपके दिल के अंदर करंट बनते हैं, यही आपके दिल को करंट देती है, उद्दीपन यहीं पर उत्पन्न होते हैं एसए नोड के अंदर। एसए नोड की फुल फॉर्म होती है साइनो ऑरिक्यूलर नोड, यानी कि साइनो अलिंद खांच, यानी ये दोनों अलिंदों के बीच में होती है, इसीलिए इसको अलिंद खांच बोलते हैं, ठीक है। अब इसी से निकले होते हैं तार से, ये जो हरे हरे तार निकल रहे हैं इनको कहते हैं बंडल ऑफ हिस, यानी हिस के गुच्छे। तो ये भी बहुत सारी मांसपेशियों के गुच्छे हैं जो तार की तरह काम करते हैं। तो जो करंट यहाँ बने वो करंट इन तारों के द्वारा यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आएंगे, किसके पास आएंगे? एवी नोड के पास। एवी नोड की फुल फॉर्म है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, यानी ये अलिंद, ये जो अलिंद वाली खांच है इसको जोड़ती है ये, तो अलिंद और निलय खांच इसको हम लोग बोल देते हैं, अलिंद निलय खांच इसका पूरा नाम हो जाता है। अब अलिंद और निलय खांच के पास ये सारे करंट जो यहाँ बन रहे थे यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ से ये करंट ऐसे पूरे दिल में चले जाते हैं पुरकिंजे फाइबर के द्वारा। तो पूरा दिल तुम्हारा फिर क्रियाशील हो जाता है, पूरा दिल एक्टिव हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारे दिल की फंक्शनिंग। चलो आओ, अब हम आगे बात करेंगे कि मैम जी जो हमारा दिल है, हृदय की धड़कन के बारे में बताओ। हृदय धड़कन की अब हम बात करेंगे। गाना तो सुना है, धड़कन मेरी धड़कन, धड़कन 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 मेरी धड़कन। तो भैया तुम्हारी धड़कन कितनी होती है, या तुम्हारी धड़कन की आवाज कैसी होती है, ये पूछ लिया जाए तुमसे, तो तुम लोग बताओगे कि हमारा जो दिल होता है ना, उसकी धड़कन की जो आवाज होती है, या हार्ट बीट साउंड अगर मैं यहाँ लिख दूं, हार्ट बीट साउंड, हृदय धड़कन की आवाज कैसी होती है। आपको ये प्रश्न आता है कि हमारा जो दिल है वो जब धड़कता है तो कैसी आवाज आती है। आप लोगों ने सुना होगा भैया धक धक की आवाज आती है, क्योंकि माधुरी दीक्षित का गाना सबने सुन रखा है ना, माधुरी दीक्षित का गाना सबने सुन रखा है, धक धक करने लगा रे मोरा जियारा डरने लगा। तो भैया जो तुम्हारा दिल है वो धक धक नहीं करता, दिल करता है लब डब। ये प्रश्न आता है एग्जाम में, लब डब, तभी तो हम लोग दिल को लब से रिलेट करते हैं, लब डब बोलते हैं ना, मेरा तो दिल चुरा लिया। तो भैया जो दिल है उसकी धड़कन की आवाज होती है लब डब, और लब का मतलब ही प्यार होता है, इसीलिए दिल को हम प्यार से जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो लब डब होती है हमारे दिल की धड़कन, लब डब, लब डब। तो अब बोलोगे लब डब करने लगा रे मोरा जियरा डरने लगा, ठीक है। तो हमारे हृदय की धड़कन की आवाज कैसी होती है? लब डब होती है। चलो बहुत बढ़िया। अगर आपका दिल अस्वस्थ है, हमारा दिल अगर अस्वस्थ है प्यारे बच्चे, अगर हमारा दिल अस्वस्थ है, अनहेल्दी है हमारा जो दिल है, अनहेल्दी हार्ट है हम लोगों का, तो अनहेल्दी हार्ट जो होता है उसकी आवाज कैसी होती है? अस्वस्थ अगर किसी का हृदय है तो उसके दिल की आवाज होगी मर मर, मतलब अब तुम मरने वाले हो भैया, मर मर। तो जब हमारे दिल में कोई दिक्कत होगी तो आवाज आएगी मर मर की। तो
तो अस्वस्थ दिल की धड़कन की आवाज कैसी होती है? मर मर। आप दिल की धड़कन को कैसे सुन सकते हो? भाई दिल की धड़कन सुनना चाहो, लबडब की है या मरमर की है, कैसे सुनोगे? तो दिल की धड़कन को सुनने वाला जो उपकरण होता है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि दिल की धड़कन को सुनने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ। कौन से उपकरण से हम हमारे दिल की धड़कन को सुन सकते हैं? तो दिल की धड़कन सुनी जाती है स्टेथोस्कोप के द्वारा। स्टेथोस्कोप, दिल की धड़कन को सुना जाता है स्टेथोस्कोप के द्वारा। तो स्टेथोस्कोप होता है जिससे हम हमारे दिल की धड़कन को सुन सकते हैं। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे स्टेथोस्कोप होता कैसा है, दिखाओ। तुमने देखा है डॉक्टर्स गले में डालकर घूमते हैं भाई। तो स्टेथोस्कोप जो होता है ये एक तरीके की, क्या हुआ भाई? एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड रुक जाएंगे सभी बच्चे, थोड़ा सा यहाँ बफरिंग हो रही है। ठीक है, तो दिल की धड़कन को सुनने वाले यंत्र का नाम होता है स्टेथोस्कोप। ठीक है, चलो 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 भाई। क्लास सही चल रही है क्या तुम लोगों की या बफरिंग हो रही है? जल्दी से बताओ, क्लास तुम लोगों की सही चल रही है या बफरिंग हो रही है बेटा? जल्दी से बताओ सभी के सभी, क्लास सही चल रही है या बफरिंग हो रही है? लो, ठीक है, जल्दी बताओ, क्लास सही चल रही है ना? एक सेकंड रुक जाना बस थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ मुझे लग रहा है इंटरनेट इशू चल रहा है। जी मैम, क्लास सही चल रही है ना? हाँ, तो बोर्ड में थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। बाकी आपको सबको पता चल चुका है कि गले में जो डॉक्टर्स डालकर रखते हैं वो होता है स्टेथोस्कोप। ठीक है भाई, वो होता है स्टेथोस्कोप। आ जाओ, अब हम आगे बात करेंगे। अब आपको एक चीज और पूछी जाती है बीपी के बारे में। बीपी, बीपी होता है भाई ब्लड प्रेशर। हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी हमारा दिल बनाता है बेसिकली। हमारा जो रुधिर दाब होता है वो भी दिल बनाता है बेटा। तो रुधिर दाब के बारे में भी आपको प्रश्न आ सकते हैं कि भाई एक सामान्य व्यक्ति का जो रुधिर दाब है वो कितना हो सकता है। अगर हम सामान्य रुधिर दाब की बात करते हैं, सामान्य रुधिर दाब कितना हो सकता है, तो हमारा जो सामान्य रुधिर दाब है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो हमारा होता है वो कितना होता है? तो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो होता है 120 से 80 mm ऑफ Hg। 120 से 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, Hg है यहाँ पर बेटा मरकरी। तो 120 से 80 मिलीमीटर मरकरी होता है हमारा जो सामान्य रुधिर दाब होता है। इससे ज्यादा या इससे कम अगर हमारा बीपी हो रहा है तो कम या ज्यादा में वो कंक्लूड किया जाएगा। तो हमारा जो सामान्य बीपी है वो होता है बेटा 120 से 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये भी याद रखना, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मरकरी से मापते हैं हम हमारे बीपी को। अब आपको प्रश्न आ जाए कि मैम जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हमारा दिल बनाता है, तो दिल क्यों हमारा ब्लड प्रेशर बना रहा है? दिल का संबंध क्या है हमारे ब्लड प्रेशर से? तो प्यारे बच्चे, जब भी हम अपने दिल को देखते हैं तो हमारा दिल दो स्थितियों में रहता है। जब भी हम अपने हार्ट को देखेंगे, जब भी हम अपने दिल की बात करेंगे, ठीक है, अपने हृदय की बात करेंगे, तो हमारा हृदय दो परिस्थितियों में रहता है। एक परिस्थिति होती है भाई सिस्टोल, सिस्टोल, ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं हम संकुचन। ठीक है, सिस्टोल का मतलब होता है संकुचन, संकुचन। ठीक है, और दूसरी जो स्थिति है वो है डायस्टोल। ठीक है, डायस्टोल, दूसरी परिस्थिति है डायस्टोल, जिसको हम बोलते हैं प्रसार। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रसार। एक सेकंड,
ठीक, तो भाई दूसरी जो स्थिति होती है वो है प्रसार और एक स्थिति होती है सिस्टोल। अच्छा, जब हमारा दिल क्या होता है प्यारे बच्चे, सिकुड़ता है, इसको संकुचन को हम लोग सिकुड़ना भी बोलते हैं। तो ऐसे मैंने बोला तुम्हारा दिल ऐसे करता है, सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है ना, सिकुड़ता है फैलता है, ऐसे करके। तो अभी मैं हार्ट बीट भी बताऊंगी, पूरा सबका लिखवाऊंगी हार्ट बीट जो है। तो हमारा जो दिल है वो फैलता है सिकुड़ता है। तो दिल जब फैलेगा सिकुड़ेगा, तो जब सिकुड़ता है तो उसको सिस्टोल बोलते हैं। अब जब सिकुड़ेगा तो ये हमारा हाई बीपी बनाता है बेटा, हाई बीपी यानी उच्च रुधिर दाब बनाता है ये हमारा, उच्च रुधिर दाब बनाएगा। फिर ये कैसे भाई, एक बात बताओ, जब आपके दिल में खून भरा हुआ है और आपका दिल ऐसे पिचक गया तो खून बड़ी प्रेशर के साथ जाता है तुम्हारी धमनियों के अंदर। भाई किसी भी गुब्बारे में कोई छेद कर दो और गुब्बारे को ऐसे दबाओ तो बड़ी प्रेशर के साथ पानी बाहर निकलेगा, है ना। तो वैसे तुम्हारे दिल में खून भरा हुआ है, दिल ऐसे पिचक गया तो बड़े प्रेशर के साथ जाता है खून आपकी धमनियों में। तो इसीलिए जब भी आपका दिल सिस्टोल अवस्था में रहेगा, संकुचित अवस्था में रहेगा, सिकुड़ा हुआ रहेगा, तो हाई बीपी बनेगा आपका। हाई बीपी कितना होगा, 120। तो फिर आपका हाई बीपी बनेगा यानी 120 आपका बीपी आएगा, ठीक है। लेकिन जब आपका दिल ऐसे फैल जाएगा, फैलेगा कब, जब आपका दिल में से सारा खून निकलकर ऐसे दिल फैलेगा तो दिल में फिर धीरे धीरे खून भरेगा। जैसे आप किसी गुब्बारे में पानी भरते हो तो गुब्बारा धीरे धीरे फूलता है, वैसे ही तो दिल में धीरे धीरे खून आकर भरेगा तो दिल धीरे धीरे फैलना शुरू होगा। तो जब दिल में खून भरेगा तो दिल प्रसार करेगा, दिल फैल जाएगा, ठीक है। तो जब आप लोगों का लो बीपी जनरेट होगा, लो बीपी बनेगा, लो बीपी यानी कि फिर बनता है हमारा निम्न रुधिर दाब, फिर हमारा निम्न रुधिर दाब बनेगा भाई। और निम्न रुधिर दाब कितना होगा, 80 होता है निम्न रुधिर दाब। तो ये है आपका निम्न रुधिर दाब, ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ, तो ये होती है दिक्कत, ये है कारण कि हमारा दिल हमारा बीपी बनाता है। जब आपका दिल अच्छे से सिकुड़ रहा है, अच्छे से फैल रहा है, तो बीपी इतना रहेगा नॉर्मल 120 से 80। जब आपका दिल कम फैल रहा है या कम सिकुड़ रहा है तो बीपी में वेरिएशन देखने को मिलेंगी, या तो बीपी हाई होगा या बीपी लो आपका देखने को मिलेगा। अब बात ये आती है कि मैम बीपी को मापने वाले यंत्र का नाम भी बताओ, कि वो कौन सा यंत्र है जिससे हम अपना बीपी मापते हैं, ठीक है। तो बीपी को मापने वाला उपकरण पूछ ले कि बीपी को भी मापने वाला उपकरण कौन सा है, बीपी को मापने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम अपना बीपी मापते हैं इसको कहा जाता है बेटा स्फेगमोमोनोमीटर, ठीक है। तो लिखोगे स्फेगमो, इसको बोलेंगे हम स्फेगमोमोनोमीटर, ठीक है, स्फेगमोमोनोमीटर, ठीक है, स्फेगमोमोनोमीटर इसको कहा जाता है। तो बीपी को मापने वाले यंत्र को कहते हैं स्फेगमोमोनोमीटर, ठीक है, लिख लीजिएगा स्फेगमोमोनोमीटर। स्फेगमोमोनोमीटर, ठीक है। तो ये बीपी को मापने वाला यंत्र है स्फेगमोमोनोमीटर। भाई आपने देखा है ना कई बार हाथ पर एक पट्टी सी बांधकर ऐसे ऐसे डॉक्टर क्या करते हैं, बीपी मापते हैं हमारा। तो बीपी को मापने वाला जो यंत्र होता है वो है स्फेगमोमोनोमीटर, ठीक है। मैम आप अभी तक जितना पढ़ाए हैं उनसे कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा, हर टॉपिक से देखो 2 क्वेश्चन आएंगे। अब हमें ये नहीं पता ना किस टॉपिक से आ जाएगा, तो पॉसिबिलिटीज तो यही है अभी तक जितना पढ़ा है वहां से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा मिलेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, स्फेगमोमोनोमीटर होता है बीपी को मापने वाला यंत्र। तो बीपी के बारे में इतना पढ़ना था। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि भाई जो इस संसार में जितने भी ऐसे वो हैं जानवर जिनके अंदर दिल होता है, उनके दिल में कितने कितने कक्ष होते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि जब हमारी हृदय की धड़कन, हम अपने हृदय की धड़कन सुनते हैं तो यहाँ से 2-4 पॉइंट आपको पूछे जा सकते हैं कि हमारी सामान्य हृदय धड़कन कितनी होती है। सामान्य हृदय धड़कन, इसको आप एक अलग पेज पर भी लिख सकते हो भाई, क्योंकि यहाँ हेडिंग डली हुई है इसीलिए मैं यही बता रही हूँ, लेकिन आप इसको एक नए पेज पर भी ऐड कर सकते हो चीजों को। सामान्य हृदय धड़कन जो होती है वो कितनी होती है, नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है हमारी, हमारा दिल नॉर्मली कितना धड़कता है 1 मिनट में।
तो आप बताओगे 70 से 72 बार हमारा दिल धड़कता है 1 मिनट में। तो 70 से 72 बार प्रति मिनट हमारा दिल धड़कता है भैया। ठीक है, 70 से 72 बार प्रति मिनट हमारा दिल धड़कता है। अब यही पूछ ले नवजात का। एक नवजात शिशु जो होता है, नवजात शिशु भाई, ऐसा बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है, न्यूबॉर्न, तो न्यूबॉर्न बेबी जो है, नवजात शिशु, उसके दिल की धड़कन हो सकती है 100 बार प्रति मिनट। उसकी दिल की धड़कन हो सकती है 100 बार प्रति मिनट। एक नवजात शिशु जो अभी पैदा हुआ है, उसका दिल 1 मिनट में 100 बार धड़क सकता है। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि एक ऐसा फीटस ऐसा बच्चा जो मम्मी के गर्भ में है, अभी भ्रूण मम्मी के पेट में ही है, अभी वो बालक माता के गर्भ में है, अभी उसका जन्म नहीं हुआ, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं, 7 महीने का बच्चा, 3 महीने के बच्चे की दिल की धड़कन सुनते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो कराते हैं, उसमें जो फीटस आता है, उसके जो दिल की धड़कन आती है वो आती है 150 से 200 बार प्रति मिनट। ठीक है, 150 से 200 बार प्रति मिनट हो सकती है। 1 मिनट में एक शिशु का या एक फीटस का जो दिल होता है, वो 150 से 200 बार प्रति मिनट धड़क सकता है। ठीक है, प्रवीण जी प्यारे बच्चे, आपके मैसेज का भी हम रिप्लाई दे रहे हैं। महिलाओं का दिल भी लगभग इतनी बार ही धड़कता है। पेपर में महिला और पुरुष करके नहीं पूछेगा, सीधी सीधी वैल्यू पूछेगा। ठीक है, चलो क्लास के साथ बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्लास नोट्स कर लो, वही काफी है। ठीक है, क्योंकि एक नवजात शिशु का दिल बहुत छोटा होता है, 20 ग्राम का ही, तो वो ज्यादा बार धड़कता है। ठीक है, छोटे बच्चों का दिल ज्यादा धड़कता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, क्या हुआ, अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो आपको यहाँ पर एक एथलीट के दिल की धड़कन भी पूछी जाएगी। एक एथलीट प्यारे बच्चे, ठीक है, एथलीट एथलीट जो होते हैं उनके दिल की धड़कन, कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। एथलीट जो होता है प्यारे बच्चे, जो एथलीट होते हैं उनके दिल की धड़कन कितनी होती है, ये आपको पूछ सकता है। एथलीट्स जो होते हैं, जैसे कि आपके भाला फेंक में आपने देखा था, नीरज चोपड़ा है हमारे एथलीट है, सानिया मिर्जा वगैरह, ये सब जो भी गेम्स वगैरह खेलते हैं, इनकी दिल की धड़कन नॉर्मली कम होती है बेटा। तो बताकर चलोगे 60 से 62 बार प्रति मिनट होती है इनकी दिल की धड़कन। 60 से 62 बार प्रति मिनट इनके दिल की धड़कन होती है। क्यों? क्योंकि इनका शरीर, ये ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो इनका शरीर अपने आप को इसी माहौल में ढाल लेता है और इनकी दिल की धड़कन सामान्य से कम होती है। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये जैसे इनका रूटीन जो है वो इतना ज्यादा हेक्टिक होता है, ये दिन भर बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो इनका दिल, इनका शरीर अपने आप को उसी माहौल के अकॉर्डिंगली ढाल लेता है, तो इनकी दिल की धड़कन सामान्य से कम पाई जाती है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि एथलीट की दिल की धड़कन कितनी होती है। ठीक है, समझ में आ गई? शिवानी जी आपका मैसेज बेटा बिल्कुल देख रहे हैं, कमेंट सबके पढ़ रही हूँ, एक आंख मेरी यहाँ है, एक आंख मेरी यहाँ है। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं हम लोग। हाँ, मेरे पास बच्चा बैठा हुआ है चलो आओ अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपको पूछेगा कि जब हम लोग जिम वगैरह करते हैं, जब हम जिम जाते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट है वो 80 से 90 बार प्रति मिनट हो सकती है। 80 से 90 बार प्रति मिनट हो जाती है हमारी जो जिम करने पर हार्ट बीट होती है। भागने पर, जिम करने पर भाई सांस चढ़ जाता है तो हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। ये सारी चीजें आपको पूछेगा। ठीक है, ये एथलीट की हार्ट बीट है बेटा, अभी अभी जो हमारी पीछे हेडिंग चल रही थी, ये हार्ट बीट है जो आपको पूछता है एग्जाम में कि किसकी हार्ट बीट कितनी है, किसकी हृदय धड़कन कितनी है, आप लोग ये बताकर चलोगे। ठीक है, एथलीट की होती है 60 से 62 बार प्रति मिनट, जबकि जब हम जिम करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी 80 से 90 बार हो जाती है दिल की धड़कन। ठीक है, चलो आओ अब हम आगे बात करेंगे कि मैम जी जो हम लोगों का दिल होता है, इस दिल में कितने कितने कक्ष होते हैं, किसके दिल में कितने कक्ष होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हार्ट चैम्बर, हार्ट चैम्बर, हेडिंग डालेंगे हार्ट चैम्बर्स, हृदय कक्ष। तो अब हम हेडिंग डालेंगे हृदय कक्ष। ठीक है भाई, किसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं ये आपको पूछा जाता है।
तो आओ भाई शुरुआत करते हैं सबसे पहले मछली के साथ। मछली का जो दिल होता है, इसके दिल में कितने कक्ष होते हैं आपको पूछेगा। तो मछली के दिल में होते हैं भाई 2 कक्ष। कितने कक्ष होते हैं मछली के पास? 2 कक्ष होते हैं। फिर आ जाओ बात करेंगे मेंढक की। बात कर ली जाए मेंढक की, फ्रॉग। तो भाई फ्रॉग जो होता है, इसके दिल में होते हैं 3 कक्ष। ठीक है, 3 कक्ष। फ्रॉग के दिल में 3 कक्ष होते हैं। ठीक, चलो तीसरे नंबर पर बात करेंगे सांप की। सांप हो गया, कछुआ हो गया, छिपकली हो गई। ठीक है, छिपकली यानी जो सरीसृप होते हैं, इन सबको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? ये सब आते हैं सरीसृप की कैटेगरी में। सरीसृप है ये, रेप्टाइल, रेंग कर चलते हैं जो, ये रेप्टाइल होते हैं बेटा, ये रेप्टाइल है सारे के सारे। तो सांप, छिपकली, कछुआ, इनका दिल भी कितने कक्षों में बटा होता है? 3 कक्षों में। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको एक नोट कर कर चीज लिख लेनी है। यहां पर एक चीज नोट कर कर लिख लेनी है आपको। कभी भी आपको क्रोकोडाइल पूछे, कभी भी मगरमच्छ के दिल में पूछे, मगरमच्छ जो होता है इसके दिल में कितने कक्ष होते हैं ये पूछ ले। मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल के दिल में आपको बताने हैं 4 कक्ष होते हैं। क्रोकोडाइल के दिल में कितने कक्ष होते हैं? 4। वैसे ही आप लोगों को पूछ ले वेल जो होती है, अब वेल को हम लोग मछली कहते हैं, लेकिन वेल मछली नहीं है। ठीक है, और कभी भी डॉल्फिन के बारे में पूछ ले, डॉल्फिन, डॉल्फिन भी मछली नहीं है भैया। तो डॉल्फिन हो गया और वेल हो गया, इनका जो दिल है, इनके दिल में भी 4 कक्ष देखने को मिलते हैं। तो ये प्रश्न आता है आपको कि वेल, डॉल्फिन, क्रोकोडाइल, इनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आप बताओगे 4-4 कक्ष होते हैं इनके हृदय में। ठीक है, मछली जो होंगी उनके हृदय में 2 हैं, मेंढक के हृदय में 3 है, सांप, कछुआ, छिपकली के पास भी 3 है, लेकिन मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। और वेल हो गई, डॉल्फिन के हृदय में भी 4 कक्ष होते हैं। डॉल्फिन जो है सबसे बुद्धिमान पशु माना गया है, ये सबसे इंटेलिजेंट मछली है, सबसे इंटेलिजेंट एनिमल की कैटेगरी में आता है डॉल्फिन। गंगा में भी पाई जाती है डॉल्फिन जो होती है। आओ आगे बात करते हैं। तीसरे के बाद चौथे नंबर की बात करेंगे। अब आपको याद रखना है कॉकरोच। कॉकरोच साहब जो हैं, इनके दिल में कितने वो होते हैं? कॉकरोच, तो जो कॉकरोच होता है इसके दिल में पाए जाते हैं 13 चैम्बर। जो कॉकरोच है इसके दिल में पाए जाते हैं 13 कक्ष प्यारे बच्चे। इसका दिल 13 कक्षों में बटा हुआ होता है, कॉकरोच का दिल। ठीक है, आज मैथ की क्लास नहीं हुई और ज्योग्राफी की नहीं हुई, हिंदी की नहीं हुई, कुछ बच्चे बोल रहे हैं। हो सकता है बेटा जैसे आज सैटरडे है तो कुछ क्लासेस ऑफ रही होंगी आपकी। ठीक है, तो कुछ क्लासेस ऑफ रही होंगी। आ जाओ आगे बात करते हैं। 5वें नंबर पर अब हम लोग बात करने वाले हैं और भी चीजों के बारे में। भाई 5वें नंबर पर मैं आपको बताऊंगी पक्षी। जो पक्षी होते हैं, पक्षी यानी कि बर्ड्स, इनके हृदय में कितने होते हैं? तो पक्षियों के दिल में जो चैम्बर होते हैं वो भी 4 होते हैं। तो पक्षियों का हृदय भी 4 कक्षों में बटा होता है। आपको पूछ ले स्तनधारी, स्तनधारी जो होते हैं भैया, स्तनधारी यानी कि मैमल्स, हम लोग मैमल्स में आते हैं बेटा। गाय हो गया, कुत्ता, बिल्ली, जो भी चौपाया जंतु हैं जिनके भी 4 पैर होते हैं वो आते हैं मैमल्स के अंदर। हमारे भी 4 ही समझ लो, 2 हाथ हो गए, 2 पैर हो गए, तो हम भी चौपाया में ही आते हैं। तो हम सब मैमल्स में आते हैं, और मैमल्स के पास जो दिल होता है उसमें 4 कक्ष है। मैंने आपको पढ़ाया ना, ये जो मैंने आपको दिखाया है सब, ये हमारा ही तो दिल है। तो 4 कक्ष है, आपको दिख रहा है 1 2 3 4, ऐसे करके 4 ही कक्ष होते हैं हमारे पास भी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब बताओ और क्या दिक्कत है किसी को? और किस में पूछना है आपको? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। बेटे को दिखा दूं? अभी दिखाऊंगी, अभी दिखाऊंगी। वो बेचारा बीमार हो रहा है, इसलिए मेरे पास बैठा हुआ है। इतनी बात समझ में आई अब आप लोगों को? ठीक है, नहीं बेटा कल क्लास नहीं चलेगा, कल तो संडे होता है, तो संडे ऑफ होता है, कल क्लास नहीं चलेगी बेटा। चलो अब देखो,
ये आपको मेन पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि किसके दिल में कितने कक्ष होते हैं। ठीक है भाई, इस संसार में सबसे बड़ा जो दिल है वो किसका है? आप बताओगे ब्लू व्हेल का। व्हेल मछली बहुत बड़ी है, उसका दिल बहुत बड़ा है, एक छोटी मारुति कार के जितना उसका दिल होता है। ठीक है, तो इस संसार में सबसे बड़ा दिल किसका होता है? तो व्हेल का होता है। और इस संसार में स्थल पर पूछ ले सबसे छोटा दिल किसका होता है? तो स्थल मतलब सबसे बड़ा दिल स्थल पर होता है अफ्रीकन हाथी का। तो ये पॉइंट्स आप ओरली याद करोगे सारे बच्चे। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे बड़े दिल की, सबसे बड़ा दिल, तो सबसे बड़ा दिल अगर आपको पूछ रहा है जलीय जंतु का, तो आप ब्लू व्हेल बताओगे, ब्लू व्हेल। ठीक है, यानी कि ब्लू व्हेल, व्हेल जो होती है उसका होता है। लेकिन स्थल की अगर बात करें, बिगेस्ट हार्ट लिख रही हूं यहाँ, आय हाय, सबसे बड़ा दिल, बिगेस्ट हार्ट, बिगेस्ट हार्ट जब भी पूछेगा आप बताओगे ब्लू व्हेल। लेकिन आपको लैंड पर पूछ ले, स्थल पर पूछ ले, स्थल भाई ये तो मछली है, पानी में रहेगी, वैसे आप इसको मछली नहीं मानते लेकिन रहती तो पानी में ही है। ठीक है, लेकिन स्थल पर पूछ ले तो बताओगे अफ्रीकन, अफ्रीकन हाथी का, अफ्रीकन हाथी का दिल फिर सबसे बड़ा होता है। तो अफ्रीकन एलिफेंट जो होता है उसका दिल सबसे बड़ा होता है पृथ्वी या स्थल के ऊपर बात करें तो। ठीक भाई, अच्छा माँ का होता है बड़ा दिल, हाँ माँ, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो फिर आपको लगा के आना पड़ेगा या तो ब्लू व्हेल या फिर अफ्रीकन हाथी। ठीक, चले भाई आगे आओ, अब देखते हैं आगे, आगे आपको क्या पूछ सकता है। एक पॉइंट और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि सबसे ज्यादा दिल की धड़कन किसकी होती है, या सर्वाधिक हृदय किसमें पाए जाते हैं? सर्वाधिक हृदय, सर्वाधिक हृदय किसके अंदर मिलते हैं? मोस्ट नंबर ऑफ हार्ट, मोस्ट नंबर ऑफ हार्ट, सबसे ज्यादा दिल किसके अंदर पाए जाते हैं, सर्वाधिक हृदय किसमें मिलते हैं? तो बताओगे केंचुए में, केंचुए में सबसे ज्यादा दिल देखने को मिलते हैं भाई। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में बहुत सारे दिल आपको देखने को मिलते हैं। अर्थवॉर्म में आपको 5 से 8 दिल देखने को मिलते हैं। अर्थवॉर्म जो होता है इसके अंदर बहुत सारे दिल हैं, 5 से 8 कैचवी को पटा सकता है ये। तुम पे एक नहीं पट रही, ये कितनी को पटा सकता है? तो भैया 5 से 8 दिल होते हैं इसके पास। तो वैसे तो दिल का कोई संबंध है ही नहीं पटाने से, मैंने आपको बताया ही, ये तो सिर्फ मजाक है। तो आप लोगों को कभी भी पूछे सबसे ज्यादा दिल किस में है, तो बताना कैचुए में। भैया ऑक्टोपस की भी बात आ सकती है, ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं। ऑक्टोपस जो होता है, ऑक्टोपस, इसके पास 3 दिल होते हैं बेटा। ऑक्टोपस के पास 3 हार्ट होते हैं। और ऑक्टोपस का जो खून है ना, ऑक्टोपस का खून भी नीला होता है, याद रखना, खून नीला होता है। ऑक्टोपस का जो खून है ना वो नीला होता है, ब्लू ब्लड पाया जाता है इसके अंदर, ब्लू ब्लड। क्यों होता है ऑक्टोपस का खून नीला? क्योंकि प्यारे बच्चे ऑक्टोपस का जो खून है ना उसमें आपको हेमोग्लोबिन देखने को नहीं मिलता। ऑक्टोपस का जो खून है उसमें पाया जाता है हेमोसाइनिन, हेमोसाइनिन। तो हेमोसाइनिन के कारण, हेमोसाइनिन वर्णक के कारण, ठीक है, जो ऑक्टोपस होता है उसका जो खून है वो नीला होता है, हेमोसाइनिन। भाई हमारे खून में तो हेमोग्लोबिन है और हेमोग्लोबिन हमारे खून को लाल बनाता है। ऑक्टोपस का खून नीला है, किसके कारण? क्योंकि उसके खून में हेमोग्लोबिन नहीं है, उसके खून में है हेमोसाइनिन वर्णक, उसी की वजह से उसका खून नीला होता है। ठीक है, और कैचवे के अंदर जो आरबीसी होती हैं वो भी याद रखना, जो ये कैचवा है इसके अंदर आरबीसी नहीं होती बेटा, कैचवे में आरबीसी नहीं होती, कैचवे के अंदर लाल रुधिर कोशिकाएं नहीं होती हैं, आरबीसी या लाल रुधिर कोशिकाएं कैचवे में नहीं होती हैं। ठीक है, अब कैचवे में जब आरबीसी नहीं है मैडम, लेकिन कैचवे का खून तो लाल होता है, लाल खून होता है कैचवे का, इसका मतलब कैचवे के खून में कौन सा पिगमेंट होता है? इसका मतलब कैचवे के खून में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, इसका मतलब कैचवे में हेमोग्लोबिन है और हेमोग्लोबिन प्लाज्मा में मिलता है।
तो कैचवे में आरबीसी नहीं है, आरबीसी नहीं है तो कहाँ इसके अंदर हेमोग्लोबिन मिलेगा? प्लाज्मा में मिलता है। हमारे अंदर भी हेमोग्लोबिन है और हमारे अंदर आरबीसी भी है, लेकिन हमारा जो हेमोग्लोबिन है वो हमारी आरबीसी में मिलता है। आपने पढ़ा था ना, हमारा हेमोग्लोबिन आरबीसी में मिलेगा, लेकिन कैचवे में आरबीसी है ही नहीं, तो आरबीसी है नहीं तो इसीलिए हेमोग्लोबिन कैचवे के प्लाज्मा में मिलता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, तो ये कहानी थी कैचवे महाराज के बारे में। इतना, ये जो मैंने आपको डब्बे में बंद कर दिया, ये कैचवे के बारे में था सारा पॉइंट। ठीक, चलो अब आगे बढ़े। अब मैं आपको एक चीज और लिखवा देना चाहती हूँ कि आप लोगों का जो दिल है उसको भी बेटा ऑक्सीजन चाहिए, आपके दिल को भी खून चाहिए। दिल दूसरे अंगों तक खून पहुंचा रहा है, लेकिन दिल को भी तो खून चाहिए। भैया हलवाई जो शादी में हलवाई है वो सबके लिए खाना बना रहे हैं, लेकिन हलवाई को भी तो खाना चाहिए खाने के लिए। तो वैसे ही तुम्हारा दिल सबको खून पहुंचा रहा है, लेकिन बेचारे दिल को खुद को भी तो खून चाहिए। तो दिल को खून पहुंचाने वाली धमनी का नाम पूछ लेता है। दिल को ऑक्सीजन व पोषण पहुंचाने वाली, पोषण पहुंचाने वाली धमनी का नाम, वाली धमनी को, दिल को क्या प्यारे बच्चे, दिल को ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाने वाली धमनी को क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोरोनरी, कोरोनरी धमनी कहते हैं, कोरोनरी धमनी कहते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा कि कौन सी धमनी है जो दिल को ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाती है? आप बताओगे कोरोनरी धमनी। तो दिल को ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाने वाली धमनी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी जो होती है, इसी में आ जाता है ब्लॉकेज, इसी में गंदी गंदी वसा जम जाती है, जिससे हमें हार्ट अटैक आता है। ठीक है, अब मैं कमेंट आपके सबके पढ़ रही हूं। अब बताओ, अब सारे पॉइंट दिल के बारे में मैंने आपको लिखवा दिए हैं, सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, यही आपको प्रश्न बनकर आते हैं। ठीक है, चलो। ऑक्टोपस के हार्ट में बेटा 3 ही चैम्बर होते हैं और 3 ही दिल होते हैं। कभी पूछ ले कि ऑक्टोपस का जो दिल है इसके अंदर कितने चैम्बर हैं? ऑक्टोपस का जो दिल होता है इसके अंदर 3 ही दिल है और 3 ही चैम्बर होते हैं दिल में। ठीक है, चलो, तो बात समझ में आ गई होगी सभी प्यारे बच्चों को। टाइम हो चला है, हाँ जी। तो एक बार बेबी को दिखा देती हूँ। बेबी आना बेटा, ऊपर आना एक बार। आओ मेरा बेटा, एक बार हाय बोल दो सभी लोगों को। ये रहा भाई बेबी, और बेबी बीमार चल रहा है अभी थोड़ा सा। बोल दो मैं बीमार हूँ। हाँ लो, ठीक है खेल लो। ठीक है, तो भाई प्यारे बच्चों नमस्कार राधे राधे, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बेटा